So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on understanding osteoporosis, a very common and a very important topic कि हमारी डेली प्रैक्टिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस के ही होते हैं. आर्थराइटिस या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू इज लाइक ऑन सेकंड नंबर की, उसके भी काफ़ी सारे केसेस आते ही रहते हैं. बट आर्थराइटिस में भी ज़्यादातर जब उसका हम एक रूट कॉज ढूंढने जाते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस the root cause behind their arthritic changes is osteoporosis. So before we start today's session, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, थोड़े theoretical बातें इसके बारे में जानेंगे. And for anyone who may have osteoporosis, I think आपके लिए आपके उस कंडीशन को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना उसका इलाज करना. कहीं ना कहीं पे जब हम समझ जाते हैं चीज़ों को तो आधा इलाज हमारा वहीं हो जाता है. कई बार अपने सिम्टम्स को लेके कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं कि हमें इस तरह के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं. थोड़ा उस बारे में भी जब जानेंगे तो one tends to be less self-conscious about this, and it really helps them in understanding their disease and more importantly in recovering from their disease. So, सबसे पहले तो ये कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है. ऑस्टियोपोरोसिस का लिटरल मीनिंग है पोरस बोन्स. ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मीन्स पोरस. पोरस यानी कि जिसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं. सो बेसिकली डिजीज, और रादर नॉट अ डिजीज बट अ कंडीशन इन विच ऑल द मेजर हेवी बोन्स ऑफ योर बॉडी, नॉट द लाइट वंस, रिब्स हैं या उंगलियों की हड्डियां हैं, उनमें इतना नहीं होता. जो थोड़ी हैवी बोन्स हैं जैसे कि हमारा हिप की बोन है, थाई, अपर पार्ट ऑफ द थाई, नीचे हमारे घुटनों से नीचे द इंटायर काफ रीजन, द लोअर लेग रीजन, आवर स्पाइन, एंड इन सम केसेस शोल्डर एंड अपर आर्म्स. जो ये इन सभी हड्डियों का वेट काफी ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द बोन्स. जब ये हड्डियां पोरस हो जाती हैं यानी कि इनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और इसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं कहीं कहीं पे. सो इफ देयर आर होल्स इन द बोन, नेचुरली जहां पर पहले हड्डियां थी, जहां कैल्शियम था, अब वहां पर एक होल बन गया है, तो दैट इज एम्प्टी स्पेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बोन विल लूज इट्स डेंसिटी. कई बार जब हम एक्सरे करवाते हैं ऑफ एन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट तो हमें देखने को मिलता है कि एक्सरे नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल का जिसका कैल्शियम लेवल ठीक ठाक है एंड जिसकी बोन डेंसिटी नॉर्मल है, तो उनके एक्सरे हल्का कह सकते हैं कि ग्रेश वाइट से कलर के दिखते हैं. बिल्कुल वाइट होता है, थोड़ा हल्का वाइट, नॉट टू ब्राइट ऑल्सो बट वेरी फेडेड शेड ऑफ वाइट. और उसके चारों तरफ एक हल्की सी बाउंड्री बनी होती है. वो बाउंड्री एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, हेल्दी इंडिविजुअल में उतनी इजीली नहीं दिखती. वहीं एक ऑस्टियोपोरोटिक अगर पेशेंट आता है हमारे पास तो सबसे पहला तो ये होता है कि वो द कलर ऑफ द एक्सरे ओवरऑल चेंजेस. थोड़ा वो और फेड हो जाता है. ऑलरेडी इट वाज नॉट टू ब्राइट, थोड़ा फेड सा ही था, अब वो थोड़ा 2-3 शेड और डाउन आ जाता है. प्लस जो आउटलाइन पूरे बोन के अराउंड हमें दिखती है वो हल्की सी हाईलाइट हो जाती है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाती है, एंड द बोन इटसेल्फ लुक्स टू बी वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है. स्पेशली अगर उसमें उस टाइम पर कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो और डिफिकल्ट हो जाता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस में लाइक आई सेड द बोन्स बिकम पोरस, एंड आप सोचेंगे कि अगर वहां पर डेंसिटी कम है
तो बोन्स में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लमें अराइज होती हैं समय के साथ. So the first thing that we need to know that if the bone density is reduced, तो बोन की अपनी जो कैपेसिटी है टू होल्ड द वेट एंड टू सस्टेन दैट वेट, चाहे वो कोई एक्सटर्नल वेट हो किसी चीज का, चाहे वो हमारी अपनी बॉडी का वेट, वो दोनों को होल्ड करने की कैपेबिलिटी जो है बोन की वो कम हो जाती है समय के साथ. इनिशियली इट मे बी स्टिल ओके कि थोड़ा बहुत होल्ड कर लेंगे, अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे भी हैं हमारा रूटीन हम उसको कैरी आउट कर पाएंगे, बट आफ्टर अ व्हाइल slowly and gradually it starts to become more and more difficult and finally it reaches a point कि जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे सामने मेरा फोन रखा है और मुझे उसको उठाना है अगर टेबल से, तो फोन उठाने भर में भी रिस्ट फ्रैक्चर होने का डर हो सकता है. That is when the person is severely osteoporotic. Again, वो भी एक criteria है, we'll discuss that. So this is the main symptom and the main complication of osteoporosis. But इसके अलावा जो कुछ long term effects जो इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं, firstly that if the bone density reduces, तो spinal cord के around जितने भी nerve roots हैं वो धीरे धीरे press होने शुरू हो जाएंगे. When they get compressed, तो बैक में पेन होती है, या उससे जितना भी आगे नर्व रूट्स जिस भी बॉडी के पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं उसमें इम्पिंजमेंट फील होती है. सो बेसिकली आफ्टर अ व्हाइल ऑल योर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, पूरे बॉडी में एक रेडिएटिंग पेन चारों तरफ से चलता रहता है, और वो किसी भी पेन किलर से या मेडिसिन से वो रिलीफ नहीं होता. The biggest problem with that is कि वो पेन कम नहीं होता कभी, वो सारा टाइम चलता ही रहता है, और उसके लिए पेन किलर्स नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो उस मामले में हेल्प नहीं कर सकते हैं आपकी. दैट इज व्हेन यू नीड टू स्विच ओवर टू सम मोर स्ट्रॉन्गर पेन किलर्स. बट स्ट्रॉन्गर जो पेन किलर्स होती हैं उनके अपने साइड इफेक्ट होते हैं, सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द राइट मेडिसिन. डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो इस केस में वो भी बहुत 10 बार सोच के आपको मेडिसिन देते हैं कि कौन सी दो. पेन किलर देना उनको सबसे इजी काम है दुनिया में, लेकिन वो भी उस टाइम पर 10 बार सोच के देनी पड़ती है. हमारे पास पेशेंट अगर आते हैं, मैं खुद अगर मेरे को लगता है कि इसे पेन किलर प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी इस केस में, तो एक बार को मेरी टेंडेंसी थी कि शायद मैं ना दूं पेन किलर, मे बी आई कैन अवॉइड इट, बट जहां लगता है कि नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर आई डू हैव. Then the third complication and the least likely but still something that we do see in our practice, कि आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों को सिर्फ बॉडी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना या सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना ही उसका एक काम नहीं है. उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आपके जो मसल्स हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल along with the nerves of course. ऐसा क्या होता है कि अगर मेरे को अपनी एल्बो को बेंड करना है इस तरह से एंड वापस सीधा करना है, या कोई भी मूवमेंट अपने हाथों से, जैसे अभी मैं मुंह से बोल रहा हूँ, any muscle fiber of the body that needs to contract and relax, to create a movement. तो जितना उसे नर्व्स की जरूरत है इम्पल्स ट्रैवल करने के लिए, उसी के साथ साथ उसको जरूरत होती है कैल्शियम आयंस की. अब आयंस क्या होते हैं? बेसिकली द मॉलिक्यूल्स दैट हैव सम चार्ज ऑन. नाउ वी आर गेटिंग इनटू केमिस्ट्री, ज़्यादा मैं केमिस्ट्री वाली डिपार्टमेंट में नहीं घुसूंगा इसमें. आप बस इतना समझ सकते हैं कि एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आर डिराइव्ड फ्रॉम दी बोन्स. हमारी बॉडी में कैल्शियम का इकलौता सोर्स क्या है? हमारी हड्डियां हैं. जब हड्डियों में खुद ही कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो मसल्स को आयंस के फॉर्म में कैल्शियम कैसे दे पाएंगे? उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो वंस दी बोन्स
reduce a certain amount of calcium, and once that supply of calcium ions is cut off, तो मसल्स भी धीरे धीरे हमारे कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में बिफोर एनीथिंग एल्स वी सी कि वो आगे झुक के चलना शुरू कर देते हैं। देयर एंटायर स्पाइन टेंड्स टू हंच फॉरवर्ड एंड सिर आगे को झुक जाता है, स्पाइन ऐसे हो जाती है, बेसिकली पीठ पे एक बड़ा सा हम्प निकल आता है एंड उसकी वजह से चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। दैट इज द बिगेस्ट and most clearly visible symptom of an osteoporotic patient. कोई दूर से देख के भी पहचान सकता है कि इसको osteoporosis है। Then उसी के साथ साथ जो एक और कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे जो मेन जो हेवी जो बोन्स हैं उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हम सबको जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, which is called the bone marrow। हड्डियां देखने में व्हाइट लगती हैं, अगर आप दूर से देखें तो at first glance you would say that bones are white or like off white in color। I don't know कौन सा उसको क्या कहते हैं, मतलब हम तो white ही कहते हैं, पता नहीं एक्चुअल शेड कौन सा होगा white का। But if you take a bone, और अगर आप बोन को काटें बीच में से, if you break it into two, तो जो सेंटर होता है बोन का अंदर की तरफ, the medulla of the bone is actually not white but red in color। काफी डार्क रेड होता है, मतलब जो मैंने जैसे भी ये शर्ट पहनी है लगभग यू कैन से कि इस शेड का रेड होता है वो अंदर। हमारे ब्लड से भी एक शेड और जरा डार्क रेड। वो क्यों होता है? दैट रेड पिगमेंट इन द सेंटर ऑफ द बोन्स is the bone marrow। bone marrow हमारे ब्लड के जितने कंपोनेंट्स हैं, हमारे हीमोग्लोबिन से लेके रेड ब्लड सेल्स से लेके हमारे इवन वाइट ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी बनाने वाले बी सेल्स से लेके, ये सारे सेल्स की प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होती है। और इन एनी हेरिडिटरी डिजीज और इन certain kinds of cancerous diseases सबसे पहले बोन मैरो पे ही इफेक्ट पड़ता है, और इसका ट्रांसप्लांट भी इसलिए बहुत जल्दी करवाना पड़ता है बिकॉज वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चल सकता है विद फीमेल्स बीइंग द कैरियर। एंड इस केस में अगर ट्रांसप्लांट करवाना पड़े तो ज्यादातर या तो इमीडिएट जो आपकी फैमिली में, अगर तो आपके पेरेंट्स टाइम पर हों, एलिजिबल एज के 60 से कम के हो, तब या तो पेरेंट्स है, या फिर बच्चों के केस में उनके अगर भाई बहन उस टाइम पे थोड़े बड़े उम्र के हो उनसे किया जाता है। नो अदर मेंबर आउटसाइड द फैमिली कैन डोनेट बोन मैरो और रिसीव बोन मैरो फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। बहुत सोच समझ के होता है प्रोसीजर ये। So now coming back to the physical therapy part of all this, कि जहाँ हमें दिख रहा है कि बोन डेंसिटी रिड्यूस है, या जहाँ हमें दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जिसकी द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज सो मच कॉम्प्रोमाइज्ड एंड द बोन्स आर सो ब्रिटल कि वो हल्के से भी इम्पैक्ट पे टूट सकती हैं, तो आप सोचेंगे कि हम उन्हें एक्सरसाइज कैसे कराएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज में तो वेट ट्रेनिंग भी है, एरोबिक्स भी है, उछल कूद भी है थोड़ी बहुत, तो वो व्यक्ति कैसे करेगा? ऑस्टियोपोरोसिस के केस में वी स्टार्ट विद मिनिमल वेट बेयरिंग। ज्यादातर एक्सरसाइज उस केस में बैठा के चेयर पे या लेट के ही होती है। खड़े होके एक्सरसाइज हम बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट एनी एक्सरसाइज और बिफोर वी डू एनी फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन और बिफोर वी डू एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, उससे पहले सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि कैल्शियम लेवल्स और D3 लेवल्स को नॉर्मल किया है, जो इतने रिड्यूस हो चुके हैं और जो हमें पता है कि हल्के से भी इम्पैक्ट पे हड्डियां टूट सकती हैं, तो उनको पहले टूटने से बचाना ज्यादा जरूरी है रादर देन डूइंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक सेकेंडरी चीज है, वो बाद में भी हो सकती है। जब वेट बेयर करने लायक होगा शरीर तभी तो वेट बेयर कर पाए और तभी वो एक्सरसाइज कर पाए। सो Vitamin D3 is an essential nutrient। Essential nutrient यानी कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी अपने आप से खुद बना नहीं सकती।
उसको बाहर से एक सोर्स की जरूरत है जिसके जरिए वो विटामिन D3 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। अब हमने शुरू से सुना है कि विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? धूप, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं निकली। धूप हम कहते हैं कि बेस्ट सोर्स होता है विटामिन D3 का। ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअल में धूप के अंदर या सूरज की रोशनी में विटामिन डी नहीं है। वो सिर्फ जो सनलाइट में यूवी रेडिएशन होती है, जब वो हमारी स्किन पे पड़ती है, तो हमारी स्किन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, दे स्टार्ट टू मेक दैट विटामिन ऑन देयर ओन। स्किन सेल्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत है विटामिन डी बनाने के लिए, और वो हमें धूप से मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि धूप बेस्ट सोर्स है। धूप के अंदर कभी आज तक कोई कैल्शियम या विटामिन किसी को नहीं मिले, ढूंढने पे भी नहीं मिले। The second thing is that vitamin D3 is very essential for the absorption of calcium. अगर विटामिन डी आप ले रहे हैं सही मात्रा में, उसके साथ साथ कैल्शियम का भी एक बैलेंस होना जरूरी है। दे बोथ गो हैंड इन हैंड। नहीं तो अगर दोनों में से एक भी चीज थोड़ी ऊपर नीचे हुई, तो जो चीज आपने थोड़ी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करी थी, वो बॉडी में जैसा आपने इंटेक लिया वो वैसा ही शरीर से बाहर निकल, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। स्पेशली इन केस ऑफ कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम हमारी किडनी से फिल्टर आउट होने के लिए नहीं बना है। रादर किडनियां हमारी नहीं बनी है कैल्शियम को फिल्टर आउट करने के लिए। सो आइदर इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज इट इज, या फिर वो किडनी में स्टोन्स बना देता है। सो बिफोर वी स्टार्ट एनी एक्सरसाइजेस, वी मेक श्योर कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो डिफाइन करी जाती है पेशेंट के लिए, उतना उनके कैल्शियम लेवल्स एक बार आ जाएं, and we know that the bones are now strong enough to hold their weight. That is when we start with the physical therapy exercises in osteoporotic patients. So ये तो था theoretical part. Now coming to the practical, the exercise that we'll be doing today. So most of the exercises can be done while standing. कुछ एक दो एक्सरसाइजेस हैं जो बैठ के भी कर पाएंगे। For anyone who currently is osteoporotic, and अगर आपको कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट हो कि अभी बोन डेंसिटी जरा से भी ऊपर नीचे है, या आपको ये लगे कि बॉडी में भी उतनी अच्छी वेट बेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, at any time, basically what I'm trying to say is at any time you feel any discomfort, आप उस टाइम पे बैठ जाइए, ऑब्जर्व करिए, do not overexert yourself, and more importantly for any osteoporotic patient, आप जहां आपको लगे कि मूवमेंट करते समय कुछ क्लिक का आवाज आया, जॉइंट में कई बार क्लिक का साउंड आता रहता है, जहां हल्की सी भी आवाज आए उस टाइम पे वो मूवमेंट बंद कर दीजिए, नहीं करने की जरूरत। ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस। आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार, एंड विल स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस। स्पेशली घुटनों के केस में, क्योंकि घुटने अगेन द मेजर वेट बेयरिंग पॉइंट। नीज हमारे काफी बॉडी का वेट बेयर करते हैं। जहां आपको लगे कि क्लिक की साउंड आ रही है, अगर पेन एग्रवेट हो रहा है, उस टाइम पे रुक जाइए, टेक अ ब्रेक। ओके, थोड़ा पैरों को फैला लेते हैं पहले, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए अच्छे से। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सीधा रखेंगे, दिस, दोनों हाथ ऊपर, एंड वील टर्न right, left, right, left,
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, दोनों हाथ नीचे, पैर खुले रखिएगा अभी, दोनों हाथों को साइड में करते हुए इस तरह व्हील रोटेट, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, पैरों को वापस ले आते हैं, पास पास ले आते हैं थोड़ा, दोनों पैरों को पास पास ऐसे जोड़ के रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे इस तरह, एंड we'll do heel raises, तो अपने टोस के ऊपर खड़े होते हुए mics please off, continue, relax, that's it. Now for the next exercise, पैरों को एक आगे रखेंगे इस तरह से, लेफ्ट वाला पैर मैंने अभी आगे रखा है, राइट वाला पीछे रखा है, पीछे वाला पैर बिल्कुल फ्लैट रहेगा जमीन पे, एकदम सीधा रहेगा, और आगे वाला जो पैर है उसके यहाँ थाई पे दोनों हाथों को रखते हुए आप बेंड करेंगे हल्का सा, बी वेरी केयरफुल, जहां पे आपको लगे कि पेन हो रहा है या कोई क्लिक की साउंड आ रही है रुक जाइएगा, नहीं Now we'll switch, राइट वाला पैर आगे ले लेंगे, लेफ्ट वाला पीछे ले लेंगे, दोनों हाथ साइड पे रखते हुए
there. So final exercise for the lower limbs. पैरों को पास पास रखते हुए दोनों हाथों को आगे ले आएंगे इस तरह, and we'll do marching on the spot and make sure कि घुटना जब ऊपर बेंड करें तो हाथ अपने इस तरह से रखिए कि हाथ घुटने को टच कर पाए. So keeping them like this. अगर घुटना ज्यादा ऊपर नहीं हो पाता है तो हाथों को नीचे ले आइए, कोई बात नहीं. आप नीचे वापस चेयर पे बैठ जाते हैं. वापस चेयर पे बैठ जाइए. We'll take a break for 2 minutes, then continue with the next set of exercises. लग गए हैं तो पानी पी लीजिए. And next set of exercises will be for the upper limbs. So अगर पानी नहीं भी पीना तो बोतल अपने पास ही रखिए, एक्सरसाइज के काम आएगी. For the exercises of the upper limbs, एक आधे लीटर की या 1 लीटर की पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, because हाथों के लिए we'll use some external weight to do the exercises. So weights ले आए हैं तो we'll start with the exercises. मैं भी एक बार वेट लेंगा जो मैंने यूज करता. Right. So any half liter or 1 liter water bottle will do. Since थोड़ा heavy weight से करने का यूज हूँ, so I'll be using a weight cup of 2 kgs. While you're doing the exercises, 1 लीटर की वाटर बॉटल सफिशिएंट रहेगी. उससे ज़्यादा वेट की बॉटल का यूज ना करें. एंड जस्ट फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि कहीं ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करते हुए मसल पुल ना हो या कुछ और बाद में प्रॉब्लम ना हो. दैट इज व्हाई वी यूज ओनली 1 liter bottle. राइट. सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले तो सीधे होके बैठिएगा. ट्राई नॉट टू टेक द सपोर्ट ऑफ द बैक रेस्ट. सिट स्ट्रेट. We'll start with the weight training now. So I am starting with the left hand.
हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे वेट को, एल्बो बेंड करते हुए लाइक दिस। चेयर के आर्मरेस्ट का सहारा नहीं लेना है बिल्कुल भी, एंड विल टेक इट अप 10 टाइम्स। 1 2, स्लोली ले जाइए, जोर से झटका नहीं देना, नीचे आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब वेट को दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ते हुए सिर के पीछे ले जाते हैं। नाउ यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द बैक रेस्ट इफ यू वांट। तो हल्का सा पीछे इस तरह से लीन करते हुए, और ज्यादा भी नहीं, अगर बैक रेस्ट ज्यादा पीछे है तो गिरना नहीं है। एंड कीपिंग इट लाइक दिस, एल्बो स्ट्रेट करते हुए अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Now with the final exercise using the weight, थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं। मैं भी कर लेता हूँ so that I am visible. थोड़ा चेयर पे आगे होके थोड़ा किनारे पे बैठेंगे without taking the support of the backrest. We'll hold the weight in one hand. So again I'm starting with the left one. Left हाथ में मैंने weight रखा है अपने और हाथ को किया नीचे, चेयर के आर्मरेस्ट से जस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ। दोनों हाथों को लूज रखते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करना। एंड विद द वेट ऑन द साइड, अगर जैसे लेफ्ट की तरफ है तो नीचे लेते हैं। 1 ट्राई करेंगे कि हाथ से टच कर पाए जमीन को। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now with the opposite hand, दूसरे हाथ में पकड़ेंगे वेट को, हाथ बिल्कुल ढीले रखेंगे। जस्ट मेक श्योर कि इतने भी ढीले ना करें कि ग्रिप से छूट जाए,
Wait. So, while sitting straight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. पेट को साइड में रख देते हैं. दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे. एंड एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए स्ट्रेच करिए एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स. वापस अगेन स्ट्रेच. एक बार और स्ट्रेच. वापस दोबारा स्ट्रेच करिए. होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स. Please go not. Back wrist. दोनों हाथ नीचे. These were all the exercises for today, and if you have any question, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं. Hi, Dr. Anurag. It was हाँ जी मैम. extremely good. I have osteoporosis, but no orthopedist doctor explained me like you explained. I am very, very happy that you have explained. I've taken so much time what is osteoporosis and how it comes. They gave me, Dr. Solanki gave me a just painkiller. I was on intravenous painkiller injection and it was so bad. It worsened. You must be knowing that. पेन मैनेजमेंट टीम को जो आपने दिखाया था यहाँ पे, हाँ, वो तो दिखाने पड़ा ना कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में पेन किलर बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है. कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती. कई बार it was intravenous painkiller injection and बहुत I स्ट्रॉन्ग was होता है. really it worsened so much. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो. हर कोई उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता. एंड कई लोगों को वो सूट नहीं भी करता है. कुछ लोगों को बहुत फायदा करता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं करता. सो both end of the spectrum. I think it was not needed. I was not that bad, but could be कि शायद आपको now जरूरत I'm नहीं doing थी. without painkiller. I did all the exercises and all everything. कई बार ये भी होता है कि very important thing that everyone should know कि एक जनरल एक फीलिंग ऑफ लेथार्जी जब फील होती है when we say कि कैल्शियम आयंस जो कि बहुत जरूरी है मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, जब वो नहीं होंगे और हमें लगेगा कि हमारे मसल्स में इतनी ताकत नहीं है, हम थोड़ा अपने आप को लेथार्जिक सा फील हो रहा है. कई बार डॉक्टर खुद भी एक गलती कर जाते हैं अगर ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो या कुछ हल्का सा भी मिस डायग्नोस हो जाए या कई बार कुछ रिपोर्ट्स में थोड़ी रीडिंग ऊपर नीचे आ जाए, तो डॉक्टर्स कई बार पेशेंट को ये कह देते हैं कि आपका थायराइड लेवल थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं. Maybe that is the reason behind feeling this fatigue all the time. या तो हाइपरथायराइड भी हो सकता है, उसमें भी सेम इशू होता है. इवन हाइपोथायराइड. कई बार ऑस्टियोपोरोसिस को लोग डायग्नोस करना उस चीज में भूल जाते हैं और वो थायराइड की मेडिकेशन
के पीछे पड़ जाते हैं कि आप पहले ये वाली लीजिए, अपना थायराइड लेवल पहले स्टेबलाइज करिए, फिर आप आइएगा हमारे पास। तब जब 6 महीने बाद या साल बाद पेशेंट दोबारा आएगा वो दवाइयाँ लेके, तब तक उसकी बोन डेंसिटी और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सो कई बार डॉक्टर्स खुद भी ये गलती कर जाते हैं, और कई बार जाने अनजाने में पेशेंट्स भी कर जाते हैं। दिस इज फॉर एवरीवन, बिकॉज एज फार एज कैल्शियम का डिप्लीशन इज कंसर्न, इंडिया में वेरी अनफॉर्चुनेट टू से बट एवरी सेकेंड फीमेल इन इंडिया इज ऑस्टियोपोरोटिक। अगर यहाँ पे अभी हम 60 लोग हैं इस समय इस फोरम पे, एंड आई कैन से दिस विद वेरी मच conviction in mind कि अगर यहाँ पे अभी let's assume that there are 30 ladies, 30 में से 15 osteoporotic अभी शायद ना भी हो, and hopefully I hope कि ना, but their bone density will be a bit on the lower side, so they are potential patients of osteoporosis. Yeah. And again अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इट्स वेरी कॉस्टली। 50 की एज के बाद फॉर अ फीमेल टू बिकम ऑस्टियोपोरोटिक और मूविंग टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ बहुत कॉमन है, क्योंकि कुछ यहाँ का डाइट का भी फर्क है बाकी कंट्रीज से। कुछ देयर आर सर्टेन सिस्टम्स जो कि नेचर ने सिर्फ फीमेल्स को ही दिए हैं, मेल्स को नहीं दिए, बिकॉज ऑफ दैट आल्सो द कैल्शियम कीप ऑन डिप्लीटिंग, बट मेनली डाइट के ऊपर कहीं ना कहीं पे बात आ जाती है। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज समथिंग जिसके बारे में लेडीज को तो स्पेशली बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग दैट मोस्ट लाइकली दे विल हैव टू डील विद व्हेन दे आर past their mid 50s, एंड तब उसका फिर मैनेजमेंट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो थैंकफुली मतलब स्कूल्स में इसके बारे में पढ़ाया जाता है अच्छे से, बट लाइक आज से मे बी 30 साल पहले, 50 साल पहले, आई एम नॉट श्योर कि ज्यादा इस बारे में स्कूल्स में कभी इतना खुद के बताया जाता होगा। So one Dr. Anurag, I have got a question. I have got a question. Is it those who are having overweight, they are only having osteoporosis? जो लोग दुबले पतले होते हैं उन लोगों को नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मैम। जो थोड़े पतले भी होते हैं उनमें भी हो सकता है। वेट से ऑस्टियोपोरोसिस का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन जो है वो ये है कि द हेवियर दैट इंडिविजुअल इज, बोन्स के ऊपर उतना ज्यादा वेट उतना ज्यादा उनको बेयर करना पड़ेगा, एक कारण ये हो सकता है। बट अदर देन दैट weight itself is not a determinant factor in saying कि कोई व्यक्ति ऑस्टियोपोरोटिक है या नहीं है, या ये कि पतले लोगों में ज्यादा होता है या हेल्दी लोगों में थोड़ा कम होता है, दोनों में बराबर चांसेस होते हैं होने के। The only thing is कि हाँ, प्रोग्रेशन जो है उसका थोड़े हेल्दी इंडिविजुअल में शायद थोड़ा फास्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ मच मोर वेट ऑन द बोन्स, और अगर वहीं कोई व्यक्ति जिसका वेट ठीक है अपनी हाइट के हिसाब से, देयर वेट इज ओके, उनके केस में प्रोग्रेशन होगा, बट मे बी थोड़ा सा स्लो होगा। सो सिम्टम्स आपको किसी को दिखने को मिलेंगे 6 महीने में, किसी को देखने को मिलेंगे 3 महीने, फर्क सिर्फ, बट अदर देन दैट इट इज। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी डॉक्टर अनुराग जी, नेल्स के ऊपर भी ऑस्टियोपोरोसिस का असर होता है? इन पे नेल्स के ऊपर? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है। यानी देखिए, नेल्स भी क्या है, नेल्स भी तो जो कैल्शियम, एक्सेसिव कैल्शियम का डिपोजिशन होता है बॉडी में, उसके जो 2-3 मेन हमारे साइट होती है बॉडी में। एक तो हमारे दांतों के ऊपर कई बार आई डोंट नो, आपको भी नोटिस किया होगा नहीं, बट जो हमारे फ्रंट के जो दांत, इंसाइजर्स जो होते हैं, एकदम आगे के जो 2 दांत होते हैं, उन पे वाइट धब्बे पड़ जाते हैं। बाकी दांत हल्के ऑफ वाइट से रंग के होते हैं, सिर्फ आगे वाले 2 या 4 दांतों पे वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं कई बार, या कई बार इवन नेल्स पे भी, नेल्स के पीछे भी कई बार लगता है जैसे वाइट स्पॉट पड़ा हुआ है, या नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं।
तो दैट अच्छा। कुड बी लाइनें सी चिकने नहीं रहते, हाँ जी वही रफ हो जाते हैं कई चिकने नहीं होते उनकी। बार। हाँ, खुरदरे से भी हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अनुराग, ये मैं जैसे चलती हूँ दर्द नहीं होता क्योंकि मेरी सर्जरी के बाद पैदल चल सकती हूँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी चल सकती हूँ। अगर 5 मिनट थक जाऊंगी तो खड़ी हो जाऊंगी, चल लो। पर जब मैं स्टेप्स चढ़ती हूँ, थोड़ा सा छोटा स्टेप होता है तो मैं चढ़ जाती हूँ, हाँ छोटा स्टेप होता है तो मुझे सहारा लेना पड़ता है। हाँ रेलिंग का और- सपोर्ट लेके चलना। हाँ, वो जैसे सीढ़ी चढ़ रही हूँ तो वो रेलिंग को पकड़ना पड़ेगा, या कहीं शॉप पे गए तो ऊंचा स्टेप है तो कुछ है नहीं स्पोर्ट, तो मुझे ऐसे डर लगता है मैं ऐसे ना हो जाए, तो इसको क्या करूँ? एज लॉन्ग एज आपने रेलिंग को पकड़ा हुआ है, आप पीछे नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। मतलब ऊंचा स्टेप ना लो, रिस्क ना लो। प्रेफरेबली ना लें, अगर लिफ्ट हो तो लिफ्ट का यूज करिए, अगर लिफ्ट नहीं है तो नहीं, जैसे किसी आएगी। शॉप पे जा रहे हैं 3-4 स्टेप है, वहां लिफ्ट तो नहीं होगी ना, कहीं पे ऊंचे 3-4 स्टेप फुट होते तो हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे को किसी का भी ऐसे हाथ पकड़ना पड़ता है, हाँ या कोई भी चीज होगी तो उसका छोटा सा सपोर्ट लेना पड़ता है कि मुझे लगता है मेरा बैलेंस पीछे हो जाए। नहीं वो तो मुझे भी है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव है, कोई बॉडी की एक्सरसाइज? टेंडेंसी तो होती है, बॉडी की स्टिक लेके tendency चला तो करो। होती है। मैं रैम्प देखती हूँ, रैम्प अगर है तो ठीक है, रैम्प से चली जाती नहीं तो रैम्प अगर हाँ ये मैम ने बिल्कुल सीखा, अगर तो रैंप हो तो उस पे चढ़ के जाइए, या फिर अगर लिफ्ट हो तो लिफ्ट का यूज करिए। ट्राई तो- टू अवॉइड दी स्टेप। दैट इज अनदर थिंग। अगर जैसे वो है कभी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं हाँ तो चढ़नी उसमें पड़ती है। किस दिक्कत आती है? कैसे ऐसे आप चढ़ जाते हो आप लोग सीधा? वो मन का वहम होता है, एक ना बॉडी की अपनी टेंडेंसी होती है कि हम पीछे की ओर ही गिरे। कई बार आप ध्यान देंगे अगर कि जब भी पैर फिसलता है कहीं पे, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 बार हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो पीछे की तरफ गिरे, ना कि आगे की तरफ। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि आगे हमारे क्या है, हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारा मुंह है, हमारे दांत हैं अंदर मुंह के। हम अगर आगे गिरेंगे मुंह के बल, यहाँ इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो ये है पूरा अपना माथा जो है, यहाँ तक इतना एरिया जो है द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, अगर आगे की ओर गिरते हैं सबसे ज्यादा चोट इस पर लगती है कि ये पूरा अंदर अच्छे से हिल जाता है स्कल के अंदर। पीछे की तरफ अगर गिरते हैं एंड इवन इफ द हेड सॉर्ट ऑफ हिट्स ऑन द बैक, तो पीछे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं उसके सामने की तरफ से। तो बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म ये भी है कि जब बॉडी को लगे कि अब तो वेट पूरा छोड़ दिया और अब तो गिरना ही गिरना है, तो बॉडी भी कहती है कि पीछे की तरफ गिरो। एक तो ये कि पीछे पीठ के मसल्स हैं आपके, अपर बैक एंड लोअर बैक के, जो थोड़े बल्की होते हैं, सो दे सॉर्ट ऑफ ट्राई टू कुशन द एंटायर फॉल। एंड सेकेंडली पीछे सिर पे चोट लगने के चांसेस थोड़े से कम, आगे की तरफ ज्यादा सीवियर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इवन फ्रैक्चर भी अगर होता है रिब्स में या तो भी आगे हो सकता है। मेरा तो अभी न्यू एक्सपीरियंस है, कुछ दिन पहले गिरी, माथा, कंधा, घुटना सब बहुत तेज दर्द हो रही। आगे सीधे ऐसे गिरते हैं अगर मुंह के बल, तो उसमें चोट ज्यादा लगती है। तो बॉडी को पता होता है कि उसके लिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, वो अपने आप बता देती है कि ये अच्छा है तो यहाँ हम खुश हैं, और ये अच्छा नहीं है तो यहाँ से हम चल रहे हैं, हमें नहीं बैठना है। मैं वही कह रही हूँ ना कि रिस्क नहीं लेती, जरूर पकड़ लेती हूँ, लगता है कि मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊंगी। और अगर रेलिंग ना रहे, सारा दुनिया को अपना बेटा समझ के बोलो, बेटा थोड़ा हाथ बेटा पकड़ लो, सही बात है, बिल्कुल सही। सबको Good morning, Dr. Anurag. कोई बुढ़े को भी बोलते बेटा आ जाओ थोड़ा पकड़ो, सब हेल्प करते हैं। Good morning, Dr. Anurag. गुड मॉर्निंग रश्मि मैम, गुड मॉर्निंग। I wanted to ask you a question. जी। Has osteoporosis anything to do with nerves, and what is musculoskeletal? Okay, so osteoporosis, like I said, कि जब हड्डियां पोरस हो जाती हैं तो it's an orthopedic condition basically. But musculoskeletal उससे रिलेटेड इसलिए है, like क्योंकि मैंने बताया ना कि कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।
अगर हमारे पास कैल्शियम की कमी है हमारी बोन्स में, तो नेचुरली उन कैल्शियम के आयंस की भी कमी होगी, एंड when they are depleted, so muscles tend to lose their ability to contract and relax, and they tend to lose their ability to hold any kind of weight. और तब osteoporosis from an orthopedic condition can turn into a musculoskeletal condition because of the weakness of muscles. So orthopedic condition वो है जिसमें सिर्फ हड्डियां involved है, जहाँ पे आपके muscle fibers इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके जॉइंट्स के साथ साथ, देन वी कॉल इट अ मस्कुलोस्केलेटल. एंड does it also affect the nerves? हाँ जी, Does it also affect the nerves? नहीं, नर्व्स नहीं, नर्व्स इज अ सेपरेट थिंग, वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है. नर्व्स पे जब इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज का, तो उसका मूवमेंट से या वेट बेयरिंग से उतना रिलेशन नहीं रहता. उस टाइम पे ज्यादा रिलेशन होता है उसका सेंसेशन से, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसका रिलेशन होता है विद द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई. अगर मेरे को पता है, जैसे मैं अभी सीधा बैठा और कोई मेरे पीछे से आता है, कंधे पे ऐसे ऐसे अगर टच किया, तो फॉर अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इट विल बी कि टच किया तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि किसने किया. For someone who may have lost that sensation, उसके भी आप चाहे कंधे पे टैप करिए, चाहे मुक्का मारिए, चाहे उसके बैट से मारिए, उसको फील ही नहीं है. He will not be able to respond to the stimuli unless he sees कि मेरे पीछे कोई खड़ा है. नहीं तो पीछे जो होता है उसको पता ही नहीं चलता. Thank you, Dr. Anurag. Thank you. अनुराग, हम लोग का जो फैट है, जो हम लोग कहते हैं कि डिसएडवांटेज फॉर अस, लेकिन उसके जो एक बेनिफिट मुझे मिली, अब मैं आपको क्या बोलूं, माँ दुर्गा की पूजा के जो लास्ट दिन हम वो करते हैं ना, बरन करते हैं ऊपर. हाँ जी. दुर्गा माँ बहुत ऊंचे होते हैं, तो मैं स्टूल में खड़ के ऐसा कर रही थी, मेरा पैर थोड़ा साइड में आ गया, स्टूल के साथ मैं गिर पड़ी, सब भाग के आया, सोचा बस मेरा खत्म. फिर मैं जब मेरे को उठाया तो डॉक्टर ने, फिर मैंने गया, डॉक्टर बोला देखो आपका इतना अच्छा मसल है, इसलिए हड्डी में नहीं टूटा. अगर आप दुबले होते हैं हड्डी टूटता है, फिर आपको ये पैडिंग, इसका मसल जो है ये इट इज अ पैडिंग, सो यू आर सेफ, कुछ नहीं बिगड़ा आपका, इस उम्र में भी कुछ नहीं टूटा. सो आई देन रियलाइज कि सब कुछ का एक बेनिफिट भी है. तो मेरा मसल हड्डी नहीं टूटी. जी, मोटे होने का फायदा भी होता है कभी. हाँ, फायदा भी होता है. एक तो पर्सनैलिटी होता है, सब चेयर छोड़ के दे देते बैठने के लिए, इसलिए खाओ पियो मोटे रहो. सचमुच में उस दिन माँ दुर्गा की कृपा है ना, क्या है, एकदम इतना स्टूल के साथ में गिरा, सारे पूजा के मंडप में सब भाग के आए, कुछ नहीं हुआ. गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग मैम. ओए कौन बोलिया? ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਆਹੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ क्या तो अंधेरा हुआ पड़ा है, लग ही नहीं रहा कि धूप निकलनी है. पकोड़े का मौसम सीजन हो रहा है, पकोड़े चाय पकोड़े खाओ सारे. छोटी अभी मैंने प्लांट्स को वाटर नहीं दिया, मैं क्या आज तो पड़ जाएगा वाटर. नाश्ते में यही करते हैं सब. जिन्हें एक्सरसाइज ज्यादा की है, बरसात कर दो पानी ना देना पाए. ये ना खूब एक्सरसाइज करा ली डॉक्टर अनुराग ने, अब चाय पकोड़े खाते. चलो जी हो जाए. अविनाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर प्लीज. I am still waiting for that number, telephone number. अच्छा हाँ, सॉरी सर, मेरे दिमाग से स्किप हो गया. मैं अभी आपको सेशन के बाद नंबर भेज दूंगा. And I just joined 2 minutes. आपने जो एक्सरसाइज बताई है कई बार बता चुके हैं. हाँ जी. आपने बताया about osteoporosis जी. and also exercising against resistance to build up your muscles. जो theoretical part है ना सर, वो कई बार मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया लास्ट पिछले 1-2 सेशंस में, एंड आई रियलाइज कि थोड़ा ना थ्योरेटिकल चीजों पे भी अब ध्यान देना जरूरी है. बोल रहे थे यू मस्ट हैव सम वेट आल्सो, नहीं तो आप स्केलेटल बन जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम. वो ठीक कह रहे थे. कौन बोल रहे हैं आप? जहाँ फूक मारा वहाँ चल दिए तो फिर फायदा क्या? अविनाश
ये सुबह आपने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बताई है, वंडरफुल। Good morning, Avinash ji. Good morning. अविनाश जी गुड मॉर्निंग। अरे बंद खिड़की से कभी बाहर आते हो? बंद खिड़की से तो बाहर आइए। बंद खिड़कियों में रहते बाहर आ हैं, सवेरे आते हैं बस चुपचाप देखकर चले जाते हैं। अभी आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिख तो रहे हैं तो सही बैठे हुए। एकदम फ्रेश नजर आ रहे, फ्रेश। थोड़ा कैमरा स्वाइप करेंगे तो दिख जाएंगे। नहीं, हमारे तरफ है नहीं। अविनाश भाई साथ छोड़ गए और क्या। मैं तो आ रहा हूँ, मैं मिसिंग यू। हाँ, और ये तो डायलॉग बड़ा पुराना हो गया फिर जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। Sure. अरे जाने दो अनुराग आप। is a special person. I really love him. बहुत कमाल का आदमी। सेशंस तो सारे ही अच्छे हैं, आके तो देखो। हाँ, सच बोला प्रवीण जी। और क्या, भगौड़े हैं भगौड़े। आज सिर्फ पकौड़े खाने का ही प्रोग्राम है बस पूरे दिन का। आज डाइटिशियन का प्रोग्राम तो नहीं है। अरे नहीं है भाई, कल मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, आज पकौड़े खा लेती हूँ। आज तो लिटरली वो है, मोना जी का प्रोग्राम है आज 12 बजे। क्या होगा, क्या किस बारे में? वो लिटरेचर के बारे में, उसका क्लब की है ना। लिटरेरी तो है फाइनल में। आज क्या होगा? आज वही है, आज उनकी मीटिंग है। 4 बजे ग्रेवाल डॉक्टर आएंगे साइकियाट्रिस्ट के साथ। वो तो शाम को आएंगे 4 बजे। साइकियाट्रिस्ट अनन्या चौधरी के साथ। ये बढ़िया। फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखते हुए जैसे बिजी रख रहे हैं। अरे छोड़ो, मेंटल हमारा सवेरे सवेरे ठीक हो जाता है आपकी एक्सरसाइज करके। जितने डॉक्टरों की टॉक सुनो उतना ही घबराहट, पता नहीं क्या होता है। मैं तो बता रहा हूँ, जब तक ये पैंडेमिक खत्म होना है मेरी डिग्री तो बेकार हो जानी है। क्यों? मेरे को तो जो है मेरी डिग्री को आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि सभी डॉक्टर बन जाएंगे। फिजिकल थ्योरेटिकल सारा मैंने बता दिया, उसकी एक्सरसाइज बता दिए। कोई डॉक्टर आएगा कि दवाइयां भी बता जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट आके मेंटल वेलबींग भी बता जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? अनुराग जी कभी मैंने बैठ के कितना बजा वो नीम हकीम करता है, जान भी हो जाता है। हमें समझ तो आती नहीं उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, सुन लेते हैं और अपने आप उसको समझ तो कुछ आती नहीं क्या है क्या। वो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, मेरे जैसा बंदा तो याद ही नहीं रख सकता। छोड़ो बड़े याद नहीं रख सकता। हमने बैठ के सारी जिंदगी याद करें। भाई आपने डिग्री लेनी थी, हमने क्या डिग्री लेनी, हमने कोई हमने ले ली तो डिग्रियां लेनी थी। अब क्या करना है इतने लंबे लंबे नाम याद कर। अरे देखो ना, रश्मि कितना अच्छा नाम निकाल के लाई है आज, पता नहीं ऑस्टियोपोरोसिस का। मेरे को तो आते ही नहीं था। हमारे मेरा हस्बैंड का जितना जिनको ये प्रॉब्लम वो तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जो एक्सरसाइज आप कराते रहते हो ना, वो तो हम करते जाते हैं, कोई भी जो हो, बाद में सब भूल जाते हैं। ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है, ठीक ही नहीं होता। मैं तो भूल जाइए, करके आपको याद रही तो फिर हम थोड़े आपको ना बोरिंग लगने लगेंगे। यार ये तो सेम चीज अभी आपने कल भी बताई थी, ये तो आपने परसों भी बताई थी। जब आप रिपीट करते हो तब याद आता है, हाँ ये तो करा चुके हैं एक बार। रिपीट करते हैं, नहीं याद रहता। काम चल रहा है मैम। बाकी चीजें याद रह जाए वही बढ़िया है, क्या याद रह। अनुराग जी, मेरा हस्बैंड का 4-5 स्पेशलिस्ट तो है, न्यूरोलॉजिस्ट, पार्किंसन का, ये इसका। पार्टी कैसी निकली? ठीक है। और मैं अलग अलग डॉक्टर के पास जाती हूँ, 30 टैबलेट देती हूँ। तो जिस दिन उनका इमरजेंसी हुआ ना, फ्राइडे को रात को उनका पता लगा था अभी से कैसे फ्राइडे को तो आई नो की इमरजेंसी रेज हुई थी। उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, लेकिन मैं भगवान के दया से क्या होता है, जब तक वो आ रहे हैं तो मैं क्या किया, एक मैक्सफॉस बोल के ना, एक बैग में दवाइयां मेरा मम्मी देते थे मेरा फादर को। ही हैड एंजाइना पेन हार्ट के, तो मैं उनको मेरे पास थी, मैं देते रही 15 मिनट बाद गर्म पानी में देते फिर उन्होंने बोला कि मेरा ठीक हो गया, आप मना कर दो।
तो मैंने कहा नहीं उन लोग निकल पड़े तो उनको आने दीजिए। नहीं, मना तो नहीं क्या? करेंगे, वो आ जाओ। लेकिन एक चीज मैं हो इतना दबाई और इतना कुछ मैं जान गया। मेरा बेटा जो साइंटिस्ट है वो भी कहता मम्मी आप तो मेरे को भी हैंडल अच्छा करते हो। मैंने क्या करे, इतना मतलब मुसीबत में इतना जो सिचुएशन ऐसा होता है कि सीखना ही पड़ता है, सीख जाते जहाँ हैं। पे जहाँ पे देयर इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड इम्पोर्टेंटली जहाँ पर अपना कोई, चाहे आपके हस्बैंड हो या किसी की वाइफ हो, किसी के बच्चे हो, जहाँ उन पर बात आ जाए फिर वहाँ आदमी को सब करना पड़ता है। वहाँ पे फिर हो सारी जाता चीजें है। रिकॉल भी हो जाती हैं और सब हो भी जाती हैं जब होने पे आए तो। देखिए उनका जब वन शुड नॉट थिंक कि सिर्फ हम इस बारे में जान के क्या करेंगे या हमसे कल को क्या फायदा है क्या फायदा नहीं है। मैं जितना भी अपनी ओर से थ्योरेटिकल बातें जो भी होती हैं आकर हमने कुछ बता भी दिया एंड आफ्टर दैट इवन एक्सरसाइज, तो मेरा खुद का यही सबसे बड़ा मोटिव है कि उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को पता चले। एंड इफ गॉड फॉरबिड दे आर इन दैट सिचुएशन एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं पे उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसको मैनेज कर पाए अपने हिसाब से। मे बी नॉट एज प्रोफेशनली एंड नॉट एज गुड एज दे कुड डू इन दी हॉस्पिटल, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इतना भी कि अपने घर से अस्पताल तक अगर कोई भी इंसान अगर पहले वन पीस में पहुंच जाए, अगर उतना भी हो जाए ना उस टाइम पे, तो दैट कैन मेक ऑल द डिफरेंस वेरी बिटवीन लाइफ एंड वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस टाइम पे। जान बचाना एंड ऑल बात ठीक है अपनी जगह, बहुत जरूरी भी है, बट अगेन वो फिर हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी हो जाती है उसमें। एंड आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हाँ सबके साथ, क्योंकि देखिए इमरजेंसी तो किसी के यहाँ भी हो सकती है, इमरजेंसी कभी बताकर नहीं है, किसी के यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक उस व्यक्ति को उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो वो अपनी भी जान बचा सकता है, और अगर कोई उसका चाहने वाला जो उसके सामने बैठे कई बार उसकी, कई बार नहीं भी बचा पाते हैं, दोनों ही बातें, कई बार भी नहीं बचा पाते हैं एंड कई बार जाने में भी जान बच जाती है। सो दोनों ही बातें हैं, वन शुड keep that in mind. Right. So we'll conclude the session here today. So thank you so much to everyone for joining in. And आप सबसे अब हम कल मिलेंगे फिजियोएक्टिव टीम के साथ। So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, see you tomorrow, bye bye.